गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिडन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस से? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस टेंस के हमने आधारभूत बातें पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कैसे किया जाता है और उसके कुछ सामान्य रूल का अध्ययन किया था और हम कम से कम 10 रूल पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट रूल, इस सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग और कहाँ कहाँ हो सकता है। यानी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेगुलर और इरेगुलर एक्शन में भी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रुथ में, हैबिचुअल एक्शन में, हेयर और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस में, यानी इस प्रकार के कई रूल्स का हमने अध्ययन किया था। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 11। पिछले वीडियो में जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से आगे। टू एक्सप्रेस पोजेशन, POSSESSION, टू एक्सप्रेस पोजेशन। पोजेशन का मतलब हो गया अधिकार को व्यक्त करने के लिए। पोजेशन का अर्थ क्या होता है? अधिकार। इसको मैं लिख सकता हूँ, अधिकार को व्यक्त करने में। अधिकार को व्यक्त करने में किसका प्रयोग हो सकता है? सिंपल है प्रेजेंट का। पोजेशन क्या होता है? कुछ पजेसिव वर्ब होते हैं, जैसे हैव है, जिसको एक एग्जांपल लेते हैं हम हैव का। आई खालिस्तान, ए कार। अगर आपको ब्रैकेट में हैव वर्ब दी हो, ये भी हमने जब ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि हैव की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं। हैज़ और हैव दोनों प्रेजेंट फॉर्म है, हैड पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो आई खालिस्तान, ए कार, यानी ये सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट का होगा, क्योंकि अधिकार व्यक्त करने में किसका प्रयोग करते हैं? हमें सिंपल प्रेजेंट का। तो जब सब्जेक्ट आई क्या है? प्लूरल, और हैव वर्ब भी क्या है? प्लूरल। तो हम इसको क्या लिख देंगे? हैव, आई हैव ए कार। एक जैसे दिस पेन खालिस्तान पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बिलोंग टू मी। अब पेन को रखने के अर्थ में सेंस है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी क्या बनाएंगे? सिंगुलर। तो BELONGS, दिस पेन बिलोंग्स टू मी। अगला है 12 नंबर रूल, टू एक्सप्रेस प्रेजेंट कंडीशन। टू एक्सप्रेस ए प्रेजेंट कंडीशन, CONDITION, यानी जिस वर्तमान स्थिति में है हम जिस वर्तमान स्थिति में हैं उस यथास्थिति को बताने के लिए भी किस टेंस का प्रयोग किया जा सकता है? सिंपल है प्रेजेंट्स का। जैसे आई रीड इन 10th क्लास, कि मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। तो ये हमारी करंट सिचुएशन है, तो जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको व्यक्त करने के लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? सिंपल है प्रेजेंट का। ये याद रखने होंगे आपको। और रूल नंबर है 13, इन कंडीशनल, CONDITIONAL, इन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस यानी कंडीशन शर्त बताने में भी किसका प्रयोग किया जा सकता है? सिंपल है प्रेजेंट का। कंडीशन भी 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन इस सिंपल प्रेजेंट में जो कंडीशन होगी वो क्या करेगी? इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। इस यानी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर दोनों का प्रयोग हम पढ़ेंगे इसमें, कि किस स्थिति में सिंपल फ्यूचर का प्रयोग होगा और किस स्थिति में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होगा। यानी कहने का मतलब सबऑर्डिनेट जो कंजक्शन है उनके साथ सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होगा सबऑर्डिनेट क्लोज में। इन कंडीशनल सेंटेंस विशेष रूप से लिख सकते हैं हमें कि सबऑर्डिनेट क्लोज में किस टेंस का प्रयोग होता है? सिंपल प्रेजेंट का। तो सबऑर्डिनेट क्लोज में किस प्रकार होता है इसको हम पढ़ेंगे अभी विस्तार से, लेकिन एक बार अपना पहले से नोटबुक में उतार लीजिए, फिर इसकी हम पूरी चर्चा करेंगे। अब देखिए, हम पढ़ रहे थे सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लोज में कैसे होता है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उस सेंटेंस के आधार पर हम इस रूल को पूरा क्लियर करेंगे। जैसे
इफ यू रन फास्ट, इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। इसका अर्थ क्या हुआ, यदि तुम तेज दौड़ोगे, इफ़ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ोगे तुम यू विल विन द रेस, तुम रेस में जीत जाओगे। यानी यदि तुम तेज दौड़ोगे, यदि तुम तेज दौड़ोगे तुम रेस में जीत जाओगे। यानी इस सेंटेंस को देखने के बाद, इसमें पुनः लिखता हूँ आपको, इस सेंटेंस को फिर नीचे लिखता हूँ आपको विस्तार से समझाने के लिए। इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक तरफ तो इस कोमा से एक तरफ जो सेंटेंस है वो तो है सिंपल प्रेजेंट का, और एक तरफ जो सेंटेंस है वो है सिंपल फ्यूचर का। यानी एक तरफ क्या आएगा सिंपल प्रेजेंट और एक तरफ क्या आएगा सिंपल फ्यूचर। अब हमने बात की थी कि सबऑर्डिनेट क्लोज में, किसमें, सबऑर्डिनेट क्लोज में किस टेंस का प्रयोग होगा, सिंपल प्रेजेंट का। तो अब दूसरी बात ये है कि सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी है इसमें ये है सबऑर्डिनेट क्लोज या ये। तो एक इसकी मैं आपको दो विशेषता बताऊंगा कि पहले तो ये है कि जिस क्लोज के साथ सबऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ा हो वो क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। जैसे इस प्रकार इस सेंटेंस में यू रन फास्ट, इसमें इफ है वो इस सेंटेंस के साथ जुड़ा है, तो ये कौन सा हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज। अब एक तो हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज और एक हो गया प्रिंसिपल क्लोज। अब मेन बात ये याद रखनी है अपने को कि सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है और मेन क्लोज क्या होता है। सबऑर्डिनेट क्लोज का अर्थ हो गया, वैसे क्लोज का अर्थ होता है उपवाक्य। यहाँ पे लिखता हूँ मैं CLAUS, क्लोज का अर्थ क्या होता है, उपवाक्य। यानी इसमें अपना एक सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होती है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। अब बात यह रही कि इन दोनों का हम अर्थ समझते हैं। सबऑर्डिनेट का हो गया आश्रित उपवाक्य, सबऑर्डिनेट क्लज का मतलब क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य, और मेन क्लज का हो गया मुख्य उपवाक्य। यानी जो सबऑर्डिनेट जो क्लोज होगा वो मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड होगा। यानी इस सेंटेंस को आप पढ़िए, इसका अर्थ देखिए, यदि तुम तेज दौड़ोगे। अगर हमारे पास केवल इतना ही सेंटेंस हो तो हम क्या इसका अर्थ डिफाइन कर सकते हैं, क्या इसका पूरा अर्थ निकाल कंप्लीट अर्थ दे रहा है क्या, ये कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है। यदि तुम तेज दौड़ोगे इतना ही कह के रुक जाएं तो इसका परिणाम हमें पता थोड़ी है, इसका परिणाम हमें पता नहीं है कि तेज दौड़ने से क्या होगा। लेकिन ये जो सेंटेंस है यू विल विन द रेस, तुम रेस में जीत जाओगे, ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, पूर्ण है। इसका अपना स्वयं का क्या निकलता है, अर्थ निकलता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, मेन क्लोज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मेन क्लोज। यानी इसमें परिणाम निकलता है, रिजल्ट क्लोज भी कह सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज का और मेन क्लोज का डिफरेंस ये है कि सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ एक तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा, और जो मेन क्लोज होगा वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा। लेकिन जो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है ये अपने अर्थ के लिए मेन क्लोज के ऊपर क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। तो कहने का मतलब इसको मैं क्या कह सकता हूँ, सबऑर्डिनेट क्लोज, SUBORDINATE, ये कौन सा क्लोज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज। यानी इफ़ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ोगे, ये इतना जो क्लोज है वो कौन सा हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी आश्रित उपवाक्य। और ये जो है यू विल विन द रेस, ये कौन सा क्लोज हो गया, प्रिंसिपल क्लोज। कौन सा क्लोज हो गया, प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज को आप इसको मेन क्लोज भी कह सकते हो। यानी ये अपने अर्थ के लिए इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है नहीं है, जबकि ये जो सेंटेंस है वो अपने अर्थ के लिए इसके ऊपर क्या है, डिपेंड है। इसको हम कह सकते हैं जब ये जो सेंटेंस है वो अपने अर्थ के लिए
इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है तो हम इसको क्या कहेंगे, डिपेंडेड क्लोज। तो DEPENDED डिपेंडेड क्लोज। ये सेंटेंस अपने अर्थ के लिए इसके ऊपर डिपेंड है तो इसका नाम क्या दे दिया, डिपेंडेड क्लोज। ये आश्रित उपवाक्य है तो इसका नाम दे दिया हमने सबऑर्डिनेट क्लोज। और ये कौन सा होगा, ये अपने अर्थ अपना स्वतंत्र है तो ये होगा प्रिंसिपल क्लोज। और ये मैन क्लोज, इसको इंडिपेंडेंट क्लोज भी कह सकते हैं। और दूसरी बात, जो आश्रित उपवाक्य है उसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो किस में आ रहा है, मैन क्लोज में। तो अब आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ किसका प्रयोग होगा, सिंपल प्रेजेंट का। और मैन क्लोज के साथ किसका प्रयोग होगा, सिंपल फ्यूचर का। तो अब आप देखिए, एक इफ को छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यू सब्जेक्ट है तो इसका पैटर्न वापस से सब्जेक्ट, रन क्या है, वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, और आगे ऑब्जेक्ट दिया इसमें एडवर्ब है। तो सिंपल प्रेजेंट का पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो बच गया वो पार्ट। तो ये जो सेंटेंस है वो इसको फॉलो कर रहा है। इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न होता है सिंपल फ्यूचर का। यानी ये तो है सिंपल प्रेजेंट का, किसका, सिंपल प्रेजेंट का, और ये किसका है, सिंपल फ्यूचर का। तो कहने का मतलब है जो प्रिंसिपल क्लोज है वो किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, सिंपल फ्यूचर वाले को। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो किसको फॉलो कर रही है, सिंपल प्रेजेंट वाले को। तो हम ये कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लोज में किस टेंस का प्रयोग होगा, सिंपल प्रेजेंट का। और मैन क्लोज में किसका प्रयोग होगा, सिंपल फ्यूचर का। तो आपके समझ में आया होगा कि सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी होती है और मैन क्लोज कौन सी होती है। यानी क्लोज का अर्थ हो गया उपवाक्य जो अपना एक सब्जेक्ट रखता है और एक उसके पास फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज वो है कि ये क्लोज अपने अर्थ के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहती है, मैन क्लोज की। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में लिखा था कि इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस क्या लिखा था, सिंपल फ्यूचर। यानी ये आपको याद रखने में आसानी, इस प्रकार इस एक स्ट्रक्चर से आपको याद रखने में क्या होगी, आसानी होगी। यानी इफ के साथ यदि आपको सिंपल प्रेजेंट दे रखा है, इफ के साथ आपको क्या दे रखा है, सिंपल प्रेजेंट, तो दूसरी तरफ क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर। अब परीक्षा में ये क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछते हैं, इफ दे दिया फिर यहाँ पर रिक्त स्थान दे दिया और आगे सिंपल फ्यूचर दे दिया, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपको क्या भरना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से भरना है। अगर इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट दे दिया तो इधर वाले में पूछ सकता है, इधर वाले में क्या आएगा, इधर वाले में क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर। अब आपको बात ये ध्यान रखनी है कि कई स्टूडेंट है वो इसको रट लेते हैं कि इफ ही होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबऑर्डिनेट क्लोज में केवल इफ ही आए, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ केवल इफ ही आए। बहुत सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो भी प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे मैं आपको लिखा देता हूँ कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन SUBORDINATECONJUNCTION, सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से, इफ के अलावा और कौन कौन सकते हैं, यानी इफ आ सकता है, इफ के अलावा क्या आ सकता है, व्हेन, व्हेन के अलावा जैसे बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल। यानी इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल। इसके अलावा एज सुन एज, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, अनलेस। यानी ये भी सबऑर्डिनेट क्या है, कंजक्शन है। ये भी इनसे भी शुरू हो सकता है, इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, अनलेस। ये भी क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबऑर्डिनेट कंजक्शन या सबऑर्डिनेट क्लोज के रूप में इन कंजक्शन का भी प्रयोग हो सकता है। तो ये बात हम को याद रखनी है कि केवल इफ नहीं होता सबऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में ये भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं समझता हूँ कि आपको ये
सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज का डिफरेंस सब समझ में आ गया होगा। यानी मेन क्लोज के साथ जिसको प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं इसमें होगा सिंपल फ्यूचर का प्रयोग, और जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसके साथ किसका प्रयोग होगा, सिंपल प्रेजेंट का। और सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी होगी और मेन क्लोज कौन सी होगी, इसका डिफरेंस सीधी सी बात यह है कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज का अर्थ होता है आश्रित उपवाक्य, कि जो सेंटेंस अपने अर्थ के लिए मेन क्लोज के ऊपर क्या रहे, आश्रित रहे, इसका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ ना हो, तो वो हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज। दूसरा हो गया कि सबऑर्डिनेट क्लोज वो होगी जिसके साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जुड़ा हो, और प्रिंसिपल क्लोज वो होगी जिसमें सिंपल फ्यूचर का प्रयोग हो और इसका अपना स्वयं का अर्थ हो। इसको हम रिजल्ट क्लोज भी कह सकते हैं। इस सबऑर्डिनेट क्लोज का जो रिजल्ट निकलेगा वो किस में निकलेगा, मेन क्लोज में। जैसे इफ़ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ोगे, यदि मैं इतना कह के रुक जाऊँ तो हम नहीं बता सकते कि तेज दौड़ने से क्या होगा, लेकिन आगे वाला सेंटेंस से पढ़े यू विल विन द रेस, तुम रेस में जीत जाओगे। यानी इस बात का आंसर हमें किससे मिल रहा है, मेन क्लोज में। तो अब आप इसको इतना नोटबुक में उतारिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे इससे कि इफ़ के अलावा और कौन से कंजंक्शन का प्रयोग कैसे हो सकता है। अब देखो हमने पढ़ा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में हमने एक वर्ड पढ़ा है अनलेस। कौन सा वर्ड पढ़ा है, अनलेस। इसका थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। अनलेस का अर्थ होता है इफ प्लस नोट, इफ प्लस ए नोट, यानी इसका अर्थ होगा यदि नहीं, यदि नहीं। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है। अनलेस क्या है कि नेगेटिव वर्ड है। तो जैसे हमने पहले सेंटेंस पढ़ा था इससे पहले कि इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस में जीत जाओगे। लेकिन अगर इफ़ की जगह हम अनलेस वर्ड कर देंगे तो अनलेस का मतलब है इफ़ यू, अगर हम इफ़ की जगह अनलेस वर्ड कर दें तो दोनों तरफ नेगेटिव अर्थ आएगा। कैसे, जैसे एक सेंटेंस है अनलेस सी वर्क्स हार्ड, अनलेस सी वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत या परिश्रम नहीं करेगी, सी विल नॉट सक्सीड। इसका क्या अर्थ हुआ, अनलेस सी वर्क्स हार्ड। हमने पहले जो सेंटेंस पढ़ा था वो अनलेस की जगह हमने क्या लिखा था, इफ सी वर्क्स हार्ड। ये तो अगर ऐसा लिखते तो इसका अर्थ भी पॉजिटिव और इसका अर्थ भी क्या था, पॉजिटिव। लेकिन अनलेस का अर्थ क्या हो गया, इफ प्लस नोट, यदि नहीं, यानी इसका अर्थ निकलेगा यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी तो वह सफल नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको लिखा देता हूँ, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी वह सफल नहीं हो पाएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यदि आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए और यहाँ पर अनलेस दे दिया जाए और ये वर्ब कंप्लीट करवाए तो यहाँ पर नेगेटिव जरूर लेना है, तो सी विल नॉट सक्सीड। इस प्रकार यहाँ ये नहीं कि आप पॉजिटिव वर्ब कर दो, अगर पॉजिटिव वर्ब कर दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो इस प्रकार अपने जो इसके सामान्य रूल थे वो क्या हो गए, कंप्लीट। अब इसके कुछ एडवर्ब्स होते हैं, क्या होते हैं, एडवर्ब्स। हम उन एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पढ़ेंगे में एडवर्ब्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ये एडवर्ब्स प्रयुक्त होते हैं। अब हम इनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। ऑलवेज, ऑलवेज का होता है हमेशा, यानी इनका लगभग अर्थ सबका एक जैसा ही होगा, तभी ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होंगे। ऑलवेज यानी हमेशा, ऑफन यानी अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं, हार्डली मुश्किल से, जनरली सामान्यतः, यानी इनकी कईयों की स्पेलिंग दिक्कत है, ALWAYS, ऑलवेज हमेशा, OFTEN ऑफन यानी अक्सर, SOMETIMES समटाइम्स कभी कभी, NEVER नेवर यानी कभी नहीं, HARDLY हार्डली मुश्किल से, GENERALLY जनरली यानी सामान्यतः, USUALLY यूजुअली मानी सामान्यतः, DAILY डेली मानी रोजाना या प्रतिदिन या हमेशा, स्कर्सली SCARCELY स्कर्स मानी शायद ही, SELDOM सेल्डम यानी कभी कभी,
हैबिचुअली HABITUALLY हैबिचुअल मनी आदतन, occasionally OCCASIONALLY ओकेजनल मनी कभी कभी ऐसा बनता है। इसकी स्पेलिंग में ध्यान रखना, कई स्टूडेंट क्या करते हैं इसको डबल एस कर देते हैं, OCCASSIONALLY लिखने में ये डबल एस वाली बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, केवल एक ही एस प्रयुक्त होगा, ये सही है और ये क्या है, गलत है। उसके बाद है अगला पार्ट, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नून, इन द आफ्टरनून, इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी किस टेंस का प्रयोग हो सकता है, सिंपल है प्रेजेंट का। एवरी डे, नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, यानी एवरी डे, एवरी नाइट, इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी किसका प्रयोग हो सकता है, सिंपल है प्रेजेंट का। ऑन प्लस टाइम, यानी ऑन प्रेपोजिशन के आगे कोई वार या डे हो, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे, ऑन वेंसडे, ऑन फ्राइडे, इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर में किसका प्रयोग किया जा सकता है, सिंपल है प्रेजेंट का। वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, इस प्रकार आगे भी अगर कोई इस प्रकार का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता हो तो उसमें भी किसका टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, सिंपल है प्रेजेंट का। यानी ये इनका यूज कैसे होगा वो हम देखेंगे। सेंटेंस, ये टेंस कंप्लीट होने के बाद हम इन सभी का एक एक सेंटेंस, यानी एक एक को सेंटेंस में प्रयुक्त करते हुए इनके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तब हमारे और ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार अपना क्या होगा, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो क्या हो गया, क्लियर। अब हम सिंपल प्रेजेंट यानी टोटल 12 टेंस पढ़े थे, 12 टेंसों में से हमने पहला टेंस क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब इससे अगला टेंस शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से, और प्रेजेंट इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। आप इसको उतार लीजिए अपने नोटबुक में। चलो अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। PRESENTCONTINUOUS प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रोग्रेसिव PROGRESSIVETENS, यानी इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कह सकते हैं और प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। कंटिन्यूस क्यों कह सकते हैं, यानी इसका शब्द में अर्थ है कि काम निरंतर क्या रहता है, जारी रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या इसको क्या कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। अब देखिए इसको कंटिन्यूस टेंस नाम क्यों दिया, प्रोग्रेसिव क्यों दिया, इसको हम एक दो सेंटेंस लिखकर इसको समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, आई एम स्टडिंग, STUDYING, आई एम स्टडिंग नाउ, यानी मैं अब अध्ययन कर रहा हूँ। आई एम स्टडिंग नाउ, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी अध्ययन कर रहा हूँ। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये काम है अध्ययन करने का, ये क्या है, बोलते वक्त भी जारी, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसा आभास होता है कि ये काम है वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या है, जारी। आई एम स्टडिंग नाउ, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये काम क्या है, बोलते वक्त भी क्या है, जारी है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर काम बोलते वक्त जो जारी हो उसी काम को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में शामिल किया जाता हो। ऐसे काम के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जा सकता है कि जो रेगुलर प्रोसेस में जारी हो लेकिन हमें दिखाई ना भी दे। हो सकता है ऐसा काम भी कि जो हमें दिखाई नहीं दे लेकिन रेगुलर प्रोसेस में क्या हो, जारी हो। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, INCREASING, डे बाई डे, डे बाई डे, यानी दिन प्रतिदिन जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अब ये जो काम है जनसंख्या, यानी वर्ब क्या है इसमें, इंक्रीज, इंक्रीजिंग यानी वृद्धि होना, और हो क्या रही है, वृद्धि, किसकी वृद्धि हो रही है, पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन की वृद्धि, इंक्रीजिंग, डे बाई डे, दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, लेकिन हमें ये दिखाई नहीं देता। यानी काम ऐसा है कि जो जारी अवस्थाओं में होते हुए भी हमें क्या नहीं देता, दिखाई नहीं देता। तो कहने का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों के लिए भी होता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या हो, जारी हो, और इस प्रकार के सेंटेंस के लिए भी होता है कि जो बोलते वक्त जारी ना हो या फिर
जिनकी जो प्रोसेस है वो रेगुलर हो लेकिन हमें दिखाई नहीं दे। जैसे एक सेंटेंस और लिखता हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, यानी मैं इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। अब ये काम तो जो सीखने का है वो क्या है, रेगुलर है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो इंग्लिश सीख रहे हैं हमें वो मैं बोलते वक्त भी सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, मैं इन दिनों इंग्लिश से सीख रहा हूँ। यानी कहने का मतलब इंग्लिश सीखने का जो काम है वो रेगुलर प्रोसेस में जारी है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये काम है हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग है वो इस प्रकार के सेंटेंस में होता है। तीनों सेंटेंस का हम ये तीनों एग्जाम्पल के आधार पर कह सकते हैं, यानी इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग ऐसे कामों में भी होता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जारी हो। ज़रूरी नहीं कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ही हो, ऐसे कामों में भी इसका प्रयोग होता है कि जिनकी गति है वो निरंतर रूप से होती रहती है लेकिन हमें दिखाई ना भी हो सकता है ऐसा कि जो हमें दिखाई भी ना दे। और इसका प्रयोग ऐसे काम में भी होता है जिसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो, यानी रेगुलर गति भी इसकी चलती रहती है। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स के तीनों सेंटेंस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसमें कार्य निरंतर रूप से क्या रहता है, चलता रहता है, यानी इसमें कार्य लगातार गति करता है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो सकता है, ऐसा काम हो सकता है कि जो रेगुलर प्रोसेस में हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ही हो। अब बात करते हैं इसकी हिंदी पहचान पर। हिंदी पहचान की बात हम पहले से ही शुरुआत में जब टेंस शुरू किए थे उस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हिंदी से जोड़ने से हम इंग्लिश नहीं सीख सकते, हिंदी से लिंक करने पर हम इंग्लिश को अच्छी तरीके से नहीं सीख सकते। यानी जिस प्रकार सिंपल प्रेजेंट की हमने पहचान पढ़ी थी, ता है, ती है, ते है, तो कोई सारे सेंटेंस में इस प्रकार की शर्त लागू होना जरूरी थोड़ी, हमने पढ़ा था इसको शुरुआत में एक दो एग्जाम्पल देकर के। यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि इसकी पहचान है वो क्या बताई जाती है कि प्रेजेंट है तो क्या आएगा, है, और कंटिन्यूअस के लिए हम कहेंगे रहा, रही, रहे। यानी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इसने क्या हिंदी पहचान बनाई है, रहा है, रही है और रहे हैं। लेकिन मैं अब दो सेंटेंस लिखता हूँ तो आप देखना कि क्या रहा है, रही है, रहे हैं, दोनों सेंटेंस के लिए अर्थ सेट स्टिक बैठता ही है। आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक। इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो गया, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं पुस्तकें पढ़ रहा हूँ। इस सेंटेंस का अर्थ आ गया रहा हूँ। चलो ठीक है, अपनी हिंदी पहचान के अनुसार शर्त इसकी कंप्लीट होगी। लेकिन मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, वी आर सिटिंग इन द रूम, वी आर सिटिंग इन द रूम, हम कमरे में बैठे हुए हैं। हालांकि देखो सब्जेक्ट फिर इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब, और जो सिट जो वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म यूज़ की हमने, फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाई, आईएनजी। पूरा का पूरा दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, केवल हेल्पिंग वर्ब को छोड़ करके। हेल्पिंग वर्ब का अंतर है दोनों सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू के भी, लेकिन इसका अर्थ तो क्या निकल रहा है, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं पुस्तकें पढ़ रहा हूँ। वी आर सिटिंग इन द रूम, हम कमरे में बैठे हुए हैं। अब ये रहा है, रही है वाली पहचान के आधार पर तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेंटेंस मैच नहीं कर रहे हैं। यानी ये जो नीचे वाला सेंटेंस है वो रहा है, रही है और रहे इन शब्द को पूरा नहीं कर रहा। तो अपने को क्या करना है, अपने को इंग्लिश पहचान ही इसकी याद रखनी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो इन दोनों सेंटेंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि रहा है, रही है, रहे, इन सब का होना कोई आवश्यक नहीं है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं, इसको प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। इन दोनों को पढ़ने के बाद हम इन 5 सेंटेंस के आधार पर इसको सिद्ध कर दिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें कार्य का क्या प्रकट होना होता है, जारी रहना प्रकट होता है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से कार्य का
जारी होना, ये जारी होना या रहना प्रकट होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से कार्य का जारी होना या रहना प्रकट होता है। अब बात करते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बात करते हैं? हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब हम पहले से पढ़ चुके थे कि हेल्पिंग वर्ब का क्या होता है? सहायक क्रिया। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं HV। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज, एम और आर। अब हम पढ़ेंगे इज किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा और एम किसके साथ आएगा। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हमें एम किसके साथ आएगा, यानी एम केवल आई के साथ। आई के साथ क्या आएगा? एम। अब देखो इज के लास्ट में क्या है? एस। तो एस फॉर ए सिंगुलर। हम शुरू से पढ़ के आ रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? इज। जैसे ही, सी, इट व सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा? इज। अब देखो वी, यू, दे, व। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? आर। क्या आएगा? आर। यानी इज के लास्ट में क्या है? एस। तो एस फॉर ए सिंगुलर। अगर याद नहीं हो तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा? इज का, और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होगा? आर का, और आई के साथ क्या आएगा? एम। तो तीनों हेल्पिंग वर्ब किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किन सब्जेक्ट के साथ होगा, इसको हमने पढ़ लिया। और उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब के बाद होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब का अर्थ हो गया मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया इसमें कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म बोल सकते हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये शुरुआत में हमने पढ़ा था कि जहाँ कंटिन्यू नाम ऐड हो गया वहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म। परफेक्ट जोड़ दिया वहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार हमने कंटिन्यूस टेंस का जो शुरुआती ज्ञान था, बेसिक नॉलेज था, वो पढ़ा है कि इसकी हिंदी पहचान से हम इसको जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते। प्रेजेंट कंटिन्यूस को इसका नाम कंटिन्यूस ही क्यों दिया, इन 500 सेंटेंस के आधार पर हमने पढ़ा अच्छी तरीके से। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी? इज, एम और आर। फिर हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, ये पढ़ लिया। और उसके बाद है मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब एक बार इसको अपना उतारिए और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके यूज़। धन्यवाद।